इंटरनेशनल मार्केट में कई दिनों से ये एक गर्म चर्चा है, पूर्ण जोर से ये चर्चा चल रही है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है, वो अमेरिकन बॉन्ड्स को बेच रही है और इस कारण से बॉन्ड मार्केट में एक भूचाल सा आ गया है। इस भूचाल की जो कंपन है, वो दूसरे एसेट क्लासेस जैसे कि स्टॉक मार्केट हुआ, गोल्ड हुआ, प्रीशियस मेटल दूसरे हुए, सिल्वर हुआ, प्लैटिनम हुआ, कमोडिटी मार्केट हुआ, ऑयल हुआ, है ना, क्रिप्टो हुआ, इन सब के अंदर में ये कंपन को महसूस किया जा रहा है और प्राइजेस के ऊपर में एक प्रेशर है। तो क्या दोस्तों इस बात में दम है? क्या ये एक सच्चाई है? आज के हम अपने इस एपिसोड में इस विषय के ऊपर में बात करेंगे। साथ ही हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि अमेरिका जिसने न्यू डील जैसा एक अनमोल तोहफा अमेरिकन जनता को दिया था और एक आर्थिक मंदी के खाई से अमेरिका को न्यू डील ने बाहर निकाला था, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने बाहर निकाला था, वही अमेरिका क्यों आज एकला चलो की नीति पे चल रहा है? क्यों अमेरिका हाई टैरिफ लगा के वर्ल्ड ओवर ट्रेड में बैरियर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है? क्यों ये ट्रंप का अमेरिका जो है वो डी ग्लोबलाइजेशन और डी लिबरलाइजेशन की बात कर रहा है? तो दोस्तों, हम लोग पहले शुरुआत करेंगे बॉन्ड मार्केट से, परंतु उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए मेरा ये प्रयास जो है वो ये है कि एक ही एपिसोड के अंदर में आप लोगों को इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, मीडिया, इंटरनेशनल ग्लोबल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, इन सभी का थोड़ा थोड़ा मैं आपको पुट दूं। तो आप लोगों को जैसे मालूम है, आप लोगों ने पहले मेरे एपिसोड्स देखे हैं, मैं कोई भी तरीके से स्क्रिप्ट तैयार करके आपके सामने नहीं आता हूं, ना ही मैं टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोलता हूं। तो यदि मैं बीच में कहीं अटक गया या विषय से कहीं भटक गया तो मुझे माफ कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंस बॉन्ड मार्केट से। देखिए, आपको अमेरिका के बॉन्ड मार्केट का साइज समझना होगा। बॉन्ड वर्ड सुन के घबराने की जरूरत नहीं है। बॉन्ड मतलब लोन ही हुआ, लोन का एक फैंसी नाम है, फैशनेबल नेम है। अमेरिका का जो टोटल बॉन्ड मार्केट है ये है $35 ट्रिलियन का। ओके, $1 ट्रिलियन में 1,000 बिलियन होते हैं, यानी $35,000 बिलियन का अमेरिकन टोटल डेट है, अमेरिकन गवर्नमेंट डेट है, जो अमेरिकन गवर्नमेंट ट्रेजरीज हम बोलते हैं जो बॉन्ड के लिए, वो $35 ट्रिलियन का उसका साइज है। इस $35 ट्रिलियन के अंदर में 760 बिलियन के आसपास में चाइनीज गवर्नमेंट जो है, चाइना जो है, वो ट्रेजरीज को होल्ड करता है, बॉन्ड को होल्ड करता है। तो यदि हम देखें $35,000 बिलियन का $760 बिलियन जो है, ये मात्र 2.25% के बीच में कुछ आएगा। तो क्या 2% का बॉन्ड होल्ड करने वाला चाइना इतना सशक्त है ग्लोबल इकोनॉमिक फाइनेंस में कि वो अमेरिका और वर्ल्ड ओवर के मार्केट में, बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट में कंपन पैदा कर दे? ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो फिर क्या रीजन हो सकता है जिसके कारण जो है हम देख रहे हैं कि यील्ड्स जो है सडनली ऊपर मूव होने शुरू हुए, और जिसके कारण ये बात चर्चा में आई कि ट्रंप जो है ये बढ़ते हुए यील्ड के कारण जो है घबरा के इन्होंने 90 दिन का जो है टैरिफ होल्ड पे रख दिया चाइना को छोड़ के। दोस्तों, बॉन्ड अलग चीज है, करेंसी अलग चीज है। अमेरिका का जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो है $3.2 ट्रिलियन, यानी $3,200 बिलियन। $3.2 ट्रिलियन में जो लास्ट पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो ये बताता है कि 58 to 60% जो है वो अमेरिकन सिक्योरिटीज में, यानी अमेरिकन बॉन्ड मार्केट में लगा हुआ है। अब आप बोलोगे कि ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, क्या है? तो मैं आपको समझाता हूं। जैसे चाइना की कंपनीज जो है, यदि ये अमेरिका को एक्सपोर्ट करती है तो इनका रेवेन्यू जो है वो डॉलर में आता है। अब ये डॉलर चाइना में आ गया तो चाइना उस डॉलर को क्या करेगा? चाइना के अंदर की करेंसी तो युआन है, रेनमिबी है, तो वहां डॉलर की क्या जरूरत? तो चाइना क्या करता है, वही डॉलर को जो है उठा के अमेरिकन ट्रेजरीज खरीदने में लगाता है, अमेरिका के बॉन्ड्स खरीदता है, अमेरिका में कहीं कहीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। ये काम सिर्फ चाइना नहीं करता, इंडिया भी करते हैं। जितने भी देश हैं इनके पास में जो एक्सेस डॉलर रहता है ये उठा के ट्रेजरीज में लगाते हैं, अमेरिकन ट्रेजरीज में, और जो भी ट्रेजरी से 3% 4% का जो ब्याज मिलता है वो उस देश की सेंट्रल बैंक की कमाई होती है। तो बेसिकली वर्ल्ड ओवर के जितनी भी ये कंट्रीज हैं जो डॉलर में कमाती हैं,
ये अपनी कमाई उठाकर अमेरिकन ट्रेजरीज में लगाती हैं। तो आज की डेट में जो चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये 3.2 ट्रिलियन डॉलर का है। इसमें 60% आप मोटा मोटी पकड़ लीजिए कि अमेरिकन डॉलर्स में वो फॉरेन एक्सचेंज है। तो 3 ट्रिलियन डॉलर का 60% यानी 1.8 से 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में करेंसी है। 760 बिलियन डॉलर के ये बॉन्ड्स होल्ड करते हैं, ट्रेजरीज होल्ड करते हैं। तो लगभग 2.25 से 3 ट्रिलियन डॉलर जो है वो साइज है जो चाइना जो है वो अमेरिकन एसेट्स को होल्ड करता है, भले वो करेंसी हो भले वो बॉन्ड हो। तो ये अब बात जो है ये चर्चा चल रही है। अब मार्केट में क्यों कंपन आ रहा है मैं वो बताता हूं। चर्चा ये चल रही है कि ये 3 ट्रिलियन डॉलर जो है जिसमें करेंसी मेन है, हो सकता है कि चाइना ये करेंसी डॉलर की जो है डंपिंग करना शुरू करे, और डॉलर की डंपिंग जब शुरू होगी तो डॉलर की वैल्यू गिरेगी। तो मुझे इसके भी चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि यदि डॉलर की वैल्यू गिरेगी तो युआन की वैल्यू बढ़ेगी, रेनमिबी की वैल्यू बढ़ेगी जो चाइना की करेंसी है। चाइना बेसिकली एक्सपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है, तो उस वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी करेंसी स्ट्रांग हो और डॉलर या जो भी उसका मेन ट्रेडिंग पार्टनर है उसकी करेंसी जो है वो वीक हो। तो इसकी भी संभावना मुझे कम दिख रही है। तो ये जो कहना है कि ट्रम्प घबरा गए बॉन्ड मार्केट में बढ़ते हुए यील्ड से, या चाइना जो है उसने झुका दिया ट्रम्प को, ये मुझे कुछ हद तक जो है अतिशयोक्ति लग रही है। ट्रंप के आसपास के सहयोगी जितने भी है, पिछले एपिसोड में मैंने आपको कुछ किताबें भी दिखाई थी जो उनके जो सहयोगी लोग हैं उन्होंने लिखी है। मैंने उनकी किताबें पढ़ी, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ट्रंप जो है वो झुकने वाले हैं, बिकॉज ही इज डिटरमाइंड कि अमेरिका का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट जो है उसको कम करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लेके आनी है। तीसरी चीज, अमेरिका का जो वाइट अनएजुकेटेड मेल है या फीमेल भी है उनको जॉब्स प्रोवाइड करनी है। वो लोग सर्विस सेक्टर में फिट नहीं हो सकते, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उनके लिए जॉब प्रोवाइड करना है। तो ये 3-4 चीजें जो हैं ये उनके एजेंडा है, और मुझे नहीं लगता कि ये उन एजेंडे से पीछे हटेंगे। तो ये तो ही बॉन्ड और ट्रंप की कहानी। अब हम बढ़ते हैं इस बात पे कि अमेरिका जो है ये क्यों डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, तो ये कहानी शुरुआत होती है 1929 का फाइनेंशियल मार्केट स्टॉक मार्केट क्रैश से। जब 1929 में अमेरिका का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ा और पूरा का पूरा देश जो है वो आर्थिक मंदी के दौर में चला गया। हर्बर्ट हूवर जो प्रेसिडेंट थे वो उनका नाम, जो इलेक्शंस हुए, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो हुए उसमें फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट जो डेमोक्रेटिक नॉमिनी थे, उन्होंने बुरी तरीके से हार्बर्ट हूवर जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे उनको इलेक्शन हराया। और वो इलेक्शन हारने के बाद में जब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो है वो राष्ट्रपति बने 1932 में, तो वो न्यू डील नाम की एक चीज लेके आए। दोस्तों, मैं और एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, लोग बहुत बार फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को थियोडर रूजवेल्ट से कंफ्यूज करते हैं। थियोडर रूजवेल्ट या टेडी रूजवेल्ट जो है वो 1901 से लेकर 1909 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। एक्चुअल में वो वाइस प्रेसिडेंट बने थे। 1901 में विलियम मैकिनली जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे, परंतु 6 महीने के अंदर में ही विलियम मैकिनली का असैसिनेशन हो गया। और जैसे कि अमेरिका में सिद्धांत है कि जब प्रेसिडेंट मरता है तो वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह ले लेता है। तो जो टेडी रूजवेल्ट, जो थियोडर रूजवेल्ट थे, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बने और ये विख्यात हैं ट्रस्ट बस्टिंग के लिए। जो बड़े बड़े ट्रस्ट बन गए थे, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी हो गई थी, है ना, कार्नेगी की स्टील कंपनीज हो गई थी, ये लोग पूरे के पूरे अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर में हावी हो गए थे, जेपी मॉर्गन फाइनेंस फील्ड में। तो इनको तोड़ने का काम जो है वो टेडी रूजवेल्ट ने किया था। वो अलग राष्ट्रपति थे, और जो राष्ट्रपति न्यू डील लेके आए थे वो थे फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट। तो ये 1932 में प्रेसिडेंट बने थे। न्यू डील जो बेसिकली आया, ये 3 सिद्धांतों पे आधारित था: रिलीफ, रिकवरी, रिफॉर्म। ये 3 जो चीजें थी, रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म, इसके अंतर्गत फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले देखा कि स्टॉक मार्केट टूटने का एक बड़ा कारण जो था वो था कि जो बैंक्स थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस,
ये स्टॉक्स या शेयर्स खरीदने के लिए लोगों को लोन देते थे। तो उन्होंने आते ही सबसे पहले ग्लास स्टीगल एक्ट लाया। ग्लास स्टीगल एक्ट के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज थी और जो कमर्शियल बैंकिंग यानी जो लोन देने वाली कंपनीज थी, इन दोनों को अलग किया गया। तो इसलिए मॉर्गन जो था वो जेपी मॉर्गन अलग हुआ, जो कमर्शियल लेंडिंग करने लगा, लोन देने लगा, और मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आ गया। इस तरीके से बहुत सारी और जो कंपनीज हैं, इनकी कमर्शियल लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑपरेशंस अलग किए गए। तो ग्लास स्टीगल एक्ट जो है, ये लाने का काम फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट के टाइम में हुआ। उसके अलावा जो इन्होंने दूसरा बड़ा काम किया वो ये किया कि पहले होम लोन अमेरिका में 5 साल के लिए मिलता था, उसका टेन्योर बढ़ा के 25 साल किया गया ताकि लोगों के ऊपर में ज्यादा आर्थिक बोझ ना आए। फिर उसके बाद इन्होंने फ्रेडी मैक और फेनी में, ये दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इनकी ये स्थापित हुए। इन इंस्टीट्यूशंस का काम ये था कि जो लोन प्रोवाइड करने वाली जो कंपनीज हैं, इनको लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स थे। जो छोटी छोटी एसएनएल जो सेविंग एंड लोन जो इंस्टीट्यूशंस थे, उनको ये फ्रेडी मैक और फेनी में जो है ये लॉन्ग टर्म लोन देते थे, तो इनके ऊपर भी प्रेशर ना आए। फिर आजकल हम लोग बहुत सुनते हैं एफओएमसी की मीटिंग, फेड की एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है। ये एफओएमसी की मीटिंग की स्टैब्लिशमेंट जो है, ये भी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के टाइम में आया। उसके अलावा 1935 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो है, इन्होंने मजदूरों को संगठित होने का या आयोजित होने का एक लॉ लेके आए, जिस लॉ का नाम था लेबर रिलेशंस एक्ट, 1935 वर्कर्स या लेबर रिलेशन एक्ट। उसके साथ ही उसी टाइम में आया एक स्टैंडर्ड फेयर स्टैंडर्ड एक्ट, जिसका काम था कि वो मिनिमम वेजेस को सेट करे। यानी आप कोई भी मजदूरी काम कर रहे हो तो उसके लिए एक मिनिमम वेज सेट करने का काम जो है वो फेयर स्टैंडर्ड एक्ट्स ने किया। तो इस तरीके से जो है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने काफी सारी ऐसी पॉलिसीज लेके वो आए, जिससे कि धीरे धीरे जो वहां के ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस थे वो स्ट्रांग हुए, जनता को जो है वो थोड़ा सा रिलीफ मिला। उन्होंने गोल्ड को जो है $35 पर ऑन्स के एक फिक्स रेट पे जो है ना वो ये कर दिया कि अब पर ऑन्स डॉलर जो है वो $35 पे ही मिलेगा। तो ये भी एक काम किया। इससे क्या हुआ कि फेडरल रिजर्व के पास में बहुत सारा गोल्ड आया, लोगों ने काफी सारा गोल्ड दिया। इसके अलावा टेनेसी वैली प्रोजेक्ट जो है, जो आज भी अमेरिका के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, वो टेनेसी वैली प्रोजेक्ट जो है वो उन्हीं के टाइम में लाया गया। और इस प्रोजेक्ट के कारण भारी लेवल पे, मैसिव लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, साथ ही सड़कों पे काफी पैसे खर्चे किए गए। तो इस तरीके से न्यू डील जो है, न्यू डील ने जो पहले एक जो पूंजीवाद चला आ रहा था, जिसमें किसी भी तरीके का सुपरविजन नहीं था, जो स्टॉक मार्केट की प्रधानता की बात करता था, जो व्यक्तित्ववाद की बात करता था, उसको कम किया और एक मैनेज कैपिटलिज्म की तरफ जो है वो उसको अमेरिका को उस दिशा में ले गया। सोशल डेमोक्रेसी का जो सिद्धांत है वो न्यू डील ने ही स्थापित किया। जो लिबरल डेमोक्रेसी हम बोलते हैं, इन विचारों का जो प्रस्फुटन हुआ वो भी न्यू डील से ही आया। तो ये लगभग आप समझिए 30 से 40 साल जो है ये न्यू डील की जो फिलॉसफी थी सोशल डेमोक्रेसी की, लिबरल डेमोक्रेसी की, एक सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल डेमोक्रेटिक कंसेंसस क्रिएट करने की, ये 1932 के बाद में रूजवेल्ट के आने के बाद ही हुआ। दोस्तों, जैसा हमने देखा है कि जब सरकार में कोई एक विचार जो है वो बहुत फोर्स से आता है, सरकार उसको यदि बहुत फोर्स से जो है प्रचार प्रसार करती है, तो उसके ही अपोजिट एक विचार जो है, उसके अपोजिट ही कई विचार पनपते हैं। तो ऐसा ही अमेरिका के अंदर हुआ। जब जॉन मेनार्ड केन्स और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो जिन लोगों ने गवर्नमेंट को प्रधानता दी और कहा कि कैपिटलिज्म को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके ऊपर में सुपरविजन जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ एक विचार पनपा जिसका कहना था कि नहीं, सरकार कभी भी सही कार्य नहीं करती है, फ्री मार्केट को फ्री होना चाहिए। फ्री मार्केट जो है ये हमेशा सही डिसीजन लेता, फ्री मार्केट कभी भी गलत नहीं जाता। और इस विचार के जो पुरोधा थे वो पुरोधा थे 1950s में फ्रेडरिक हेयक। फ्रेडरिक हेयक जो है ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में
इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। इन्होंने देखा कि वर्ल्ड ओवर जो है गवर्नमेंट का साइज बहुत बड़ा हो रहा है और गवर्नमेंट की हर जगह पे जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना पोकिंग हो रही है, मतलब गवर्नमेंट हर जगह जो है घुस रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई कम्युनिज्म और पूंजीवाद में अंतर होना चाहिए। कम्युनिज्म भी जो है वहां पे भी सरकार की प्रधानता है। तो इन्होंने बोला ना 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 ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने माउंट पैरालिन करके स्विट्जरलैंड में एक छोटा सा गांव है, वहां पर एक अधिवेशन किया, एक सभा बुलाई जिसमें वर्ल्ड के बड़े बड़े जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, यहाँ के जो बड़े बड़े एकेडमिशियंस थे, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, इन लोग को सबका जमावड़ा किया। और वहां पे इन लोगों ने सोचा कि भाई ये क्लासिक कैपिटलिज्म जो है, क्लासिक लिबरलिज्म जो है, इसके अंदर में फिर से कैसे एनिमल स्पिरिट को जो है हम फिर से फूके, कैसे इसके अंदर में हम जो है जान फूके, और कैसे फ्री मार्केट जो है इसको हम हावी बनाए, कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इसके ऊपर कोई दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए, कैसे कंपटीशन जो है इसकी प्रधानता होना चाहिए और सरकार को बीच में कहीं भी नहीं आना चाहिए। तो ये जो जमावड़ा हुआ था इसमें इकोनॉमिस्ट में जो सबसे बड़े थे वो थे फ्रेडरिक हैक, और साथ ही यंग ब्रिगेड जो था उसमें मिल्टन फ्राइडमैन जो है उन्होंने भी वो भी शामिल हुए थे। और आप देखेंगे मिल्टन फ्राइडमैन ये वही इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने मॉनेटरी थ्योरी जो है, मॉनेटरिज्म का जो सिद्धांत जो है वो दिया है। वो क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो एक तरफ इकोनॉमिस्ट लोग जो है वो जो ये मैनेज कैपिटलिज्म चल रहा था उसके खिलाफ हुए, वहीं दूसरी तरफ जो है लिटरेचर में भी अमूलचूल परिवर्तन हो रहा था। आइन रैंड करके एक रशिया, मतलब उनका परिवार रशिया से था, वो लोग विस्थापित होकर अमेरिका में स्टैब्लिश हुए, जूइश लोग थे। इन्होंने आइन रैंड का बहुत ज्यादा विचारों का, उनकी जो किताबें थी वो बहुत ज्यादा प्रभावी थी। इनफैक्ट इतनी प्रभावी थी कि 1990s में जब कांग्रेस ऑफ कांग्रेस की जो लाइब्रेरी है इन्होंने एक सर्वे कराया और उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश की कि अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रभावशाली किताबें कौन सी आज तक लिखी गई हैं। तो ये पता चला कि भाई सबसे ज्यादा अमेरिका में जो प्रभाव है जिस किताब का वो है बाइबल, और बाइबल के बाद में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा प्रभाव है आइन रैंड की लिखी हुई किताब एटलस श्रग्ट का। अब आइन रैंड जो है वो उनके अगर सिद्धांतों को, उनके विचारों को यदि एक लाइन में मैं कहूं तो उनका ये कहना था कि सेल्फिशनेस इज द हाईएस्ट ऑब्लिगेशन ऑफ मैनकाइंड एंड अल्ट्रुइज्म इज एन इविल। मतलब आप अपने बारे में सोचो, अपने सेल्फिश एटीट्यूड रखो, यही आप अपनी सबसे बड़ी सेवा कर रहे हो। जबकि यदि आप परमार्थ पे विश्वास करते हो, परोपकार पे विश्वास करते हो, तो ये एक तरीके की गलत चीज है। मतलब ये इससे ज्यादा जो है सेल्फिश बिहेवियर जो है वो ज्यादा बेटर है। तो ये आइन रैंड की थ्योरी में ग्रीनस्पैन, जो एलन ग्रीनस्पैन जो बाद में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन बने, रोनाल्ड रेगन जो बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, ये लोग आइन रैंड के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो एक तरफ फ्रेडरिक हैक, मिल्टन फ्राइडमैन, इस तरीके के इकोनॉमिस्ट जो है वो एक अलग न्यू डील द्वारा स्थापित सोशल लिबरलिज्म, डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म से अलग हटके एक पथ निकाल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लिटरेचर के अंदर में आइन रैंड जो है अमूलचूल, उनके विचार जो है अमूलचूल परिवर्तन लेके आ रहे थे। वहीं तीसरी तरफ विलियम बर्कले जूनियर, ये इन्होंने 1955 में नेशनल रिव्यू करके जो है मीडिया स्टैब्लिश किया, और ये फादर ऑफ राइट विंग पॉलिटिक्स इनको माना जाता है। विलियम बर्कले जूनियर ने बहुत सालों तक जो है फायरिंग लाइन करके टीवी पे प्रोग्राम भी प्रेजेंट किया था। इनके विचारों से भी अमेरिका की जनता जो है और अमेरिका की पॉलिटिक्स जो है ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। तो ये फ्रेडरिक हैक, एन रैंड, विलियम बर्कले जूनियर जो मीडिया में अपना प्रभाव जमा रहे थे, इन सब का असर इतना ज्यादा हुआ कि जो 1964 का इलेक्शन हुआ उसमें बैरी गोल्ड वाटर जो रिपब्लिकन कैंडिडेट थे उन्होंने इन्हीं सब के विचारों को लिया और उन्होंने न्यू डील को बोला कि ये जो पिछले 30 साल से 1932 से जो ये न्यू डील के हिसाब से अमेरिका में शासन चला आ रहा है ये एकदम बोगस बंकम ट्रैश है। न्यू डील को आप हटाओ और जो है ये फ्री मार्केट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कंपटीशन, स्मॉलर गवर्नमेंट, इस तरीके की चीजों को आप बढ़ावा दो। इनफैक्ट बैरी गोल्ड वाटर के इलेक्शन में रोनाल्ड रेगन ने पहली बार बहुत ही प्रभावशाली स्पीच दिया जिसको आज भी कहा जाता है द स्पीच, जिस स्पीच के अंदर में उन्होंने छोटी गवर्नमेंट की बात की,
स्मॉल गवर्नमेंट की बात की और कहा कि गवर्नमेंट जो है यही हर तरीके के इकोनॉमिक और सोशियोलॉजिकल डिसऑर्डर का कारण है। और वही विचारों को लेकर रोनाल्ड रेगन 1980 में प्रेसिडेंट बने थे, परंतु बैरी गोल्ड वाटर जो है वो इलेक्शन को बहुत बुरी तरीके से हारे। लिंडन जॉनसन जो जॉन एफ कैनेडी के वाइस प्रेसिडेंट थे, जॉन एफ कैनेडी के असैसिनेशन के बाद जो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने इस इलेक्शन में बैरी गोल्ड वाटर को बहुत बुरी तरीके से हारा है। बैरी गोल्ड वाटर की हार हुई। बैरी गोल्ड वाटर के हारने के बाद में ऐसा लगा कि भाई ये जो कंजर्वेटिव थॉट्स का जो पुनर्जन्म हो रहा था, जो बैरी गोल्ड वाटर ने जिस तरीके से इन विचारों को जो है ये बढ़ाया, वो कहीं जाके जो है मतलब उस पर एक पूर्ण विराम लगेगा। परंतु वियतनाम वॉर शुरू हो चुका था, अपनी चरम पे था। मिडिल ईस्ट में जो है तमाम तरीके के जो गल्फ कंट्रीज हैं, ये सारे के सारे जो है ऑयल रिजर्व्स को जो है नेशनलाइज कर रहे थे। ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जो है काफी सारे अमूलचूल परिवर्तन हो रहे थे, जिसके कारण जो है जिसके कारण ऐसा हुआ कि मतलब वर्ल्ड ओवर, ना केवल अमेरिका बल्कि वर्ल्ड ओवर हमने देखा कि सडनली अमेरिका थोड़ा सा पीछे की तरफ गया और अलग अलग छोटे छोटे पावर सेंटर जो है उसी टाइम में नॉन अलाइन मूवमेंट जो है नैम, वो भी जोर पकड़ने लग गया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही थी जिससे ऐसा लग रहा था कि अमेरिका एकमेव महाशक्ति नहीं रहेगी। फिर जैसी नेशनलाइजेशन हुआ ऑयल रिजर्व का गल्फ कंट्रीज में, और युम किपुर 1973 में वॉर हुआ, उसके पहले 1967 में भी वॉर हुआ था फिलिस्तीन को लेके इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में। 1967 के वॉर में अमेरिका ने इजराइल का पक्ष लिया। इसके कारण से जितनी भी कंट्रीज थी चिढ़ गई, इन्होंने अपने ऑयल रिजर्व्स को नेशनलाइज किया और उसके बाद में ऑयल के प्राइसेस धीरे धीरे ऊपर बढ़ने चालू हुए। 1973 एक मेव साल के अंदर में ऑयल प्राइसेस 4 गुना बढ़ गए। तो इसके कारण इन्फ्लेशन जो है ये वर्ल्ड ओवर बहुत तेजी से बढ़ा, अमेरिका में बढ़ा। अमेरिका में इस बात को समझा गया कि भाई ये जो मैनेज कैपिटलिज्म चल रहा है, ये जो न्यू डील के सिद्धांत पे 40 साल से ये देश को रन जो किया जा रहा है, ये सही रास्ता नहीं है। और वियतनाम वॉर के कारण जो है बहुत ज्यादा डिसेंटमेंट हो गया था कंट्री के अंदर में। इनफैक्ट 1968 में रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग, ये दोनों अहम जो डेमोक्रेटिक और लिबरल थॉट वाले नेता थे, इनका असैसिनेशन हुआ। तो वियतनाम वॉर, असैसिनेशन मार्टिन लूथर किंग का, रॉबर्ट एफ कैनेडी का, ये सब चीजों ने इनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा जो है मतलब कंपन पैदा की। बहुत सारे अलग अलग जो है सिग्नल्स मिलने चालू हुए और लोग जो हैं वो जो न्यू डील ने एक सेफ्टी नेट, सोशल सेफ्टी नेट जो प्रोवाइड किया था, जो एक पेंशन की व्यवस्था प्रोवाइड की थी, जो एक मैनेज कैपिटलिज्म का रास्ता दिखाया था, वो चीज जो है वो धीरे धीरे हाशिए पे जाने लगी। और जब ये हाशिए पे जाने लगी और महंगाई बढ़ने लगी अमेरिका में, तो फिर से जो है कंजर्वेटिव थॉट्स का उदय हुआ। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा ना हो करके मैं एक सेकेंड पार्ट बनाऊंगा। हम लोग यहां तक तो पहुंच गए, रिचर्ड निक्सन तक हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। रिचर्ड निक्सन, रोनाल्ड रेगन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, राइज ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म और फिर डोनाल्ड ट्रंप का उदय। इस पे मैं नेक्स्ट एपिसोड में बात करूंगा। आज मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है। पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों से गुजारिश किया था कि आप प्लीज इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं ही वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहा हूं। मैं ही वीडियो एडिटिंग करता हूं, मैं ही लिखता हूं, मैं ही बोलता हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं। तो मुझे कुछ सहयोगी चाहिए और वो आप लोगों के आर्थिक मदद से ही पॉसिबल हो पाएगा। तो यदि आप एफर्ट कर सकते हैं तो कृपया मेरे चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। इस चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो आप मेरे हाथ को सशक्त करेंगे और हो सकता है कि और ज्यादा अच्छे वीडियोस जो है आने वाले दिनों में मैं बना पाऊं। 40 से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स इस चैनल से जुड़ चुके हैं। इन सारे 40 के 40 सब्सक्राइबर्स से मेरा अनुरोध है कि आप कृपया करके अपना ईमेल आईडी जो है वो 9860317209 पे भेजें, क्योंकि मैं बहुत जल्दी रिसर्च रिपोर्ट्स अपनी निकालने वाला हूं
जो मैं आप लोगों को भेजूंगा, जिसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इससे मेरे क्या थॉट्स हैं उनके ऊपर मैं बताऊंगा। जियो पॉलिटिक्स पे भी मैं बात करूंगा। साथ ही मेरे जो आर्टिकल्स हैं वो भी मैं भेजना आप लोग को चाहता हूं। पर कृपया करके आप मुझे जो है अपने ईमेल आईडी भेजिए। जो पेड सब्सक्राइबर्स नहीं है, कृपया करके आप ना भेजिए, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, माइंड में बहुत क्लटर हो जाता है। तो आप पेड सब्सक्रिप्शन लेके आप मुझे मेल भेजिए। मैं आप लोगों को अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स आगे से भेजना चाहूंगा। आई होप आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। 1850 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, 40 से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर हो गए हैं। आई होप कि ये संख्या बढ़ेगी। धन्यवाद।